तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अच्छी है, जिसे सुनकर आप सभी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रामलाल बाबू अपने पत्नी के साथ आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे कि अचानक चलो, घर से बाहर चलो। ये कहते हुए कुछ आदमी घर में जाकर सामान उठाकर बाहर फेंकने लगे। रामलाल जी और रानी जी उन आदमियों के पांव पकड़कर रोने लगे और उसे इस तरह से बेघर ना करने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। बेटा, हमारी उम्र तो देखो, हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? हम पर रहम करो। रामलाल जी ने कहा, बुढ़े, तुम लोगों को काफी ही ज्यादा मोहलत दे चुका हूँ और अब नहीं दे सकता। तेरे बेटे ने पूरे 25 लाख में मुझे इस घर को बेचा है और फिर तुमको अकेला छोड़कर यहाँ से दूर चला गया। इसमें मेरा क्या दोष है? उस आदमी ने कहा, बेटा, हमारे बेटे ने हमें धोखा दिया है। हमसे धोखे से दस्तखत करवाकर इस घर को बेच दिया। हमारा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? रानी जी ने कहा, तुम लोग कहाँ जाओगे? इसका ठेका मैंने नहीं लिया है। मैंने कोई आश्रम नहीं खोल रखा है। पिछले महीने ही तुम लोगों को निकाल रहा था, लेकिन तब भी तुम लोगों का रोना धोना देखकर छोड़ दिया और 1 महीने की मोहलत दे दी। अब और नहीं, इस घर को हमें भाड़े पर चढ़ाना है। आखिर मेरा भी धंधा है। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? उस आदमी ने कहा। फिर वो आदमी उनसे कहता है, सुनो, तुम लोगों का रहने का इंतजाम मैं करवा सकता हूँ। यहाँ पास में ही एक आश्रम है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोग का वहाँ रहने का इंतजाम करवा सकता हूँ। हाँ बेटा, अगर ऐसा करवा सकते हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। फिर वो दोनों उस आश्रम में रहने चले जाते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि वहाँ जितने भी बुजुर्ग हैं, सभी के अपना घर होते हुए भी यहाँ पर रहते हैं। किसी के बच्चे ने उन्हें यहाँ खुद छोड़ दिया या कोई बच्चों से परेशान होकर यहाँ खुद आ गई। उन दोनों को वहाँ रहते कुछ ही समय हुआ था कि उन्हें पता चला कि इस आश्रम को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि अब उसका खर्च उठाने वाला कोई न रहा। सारे बुजुर्ग बैठे उदास होकर सोच रहे थे कि अब वो कहाँ जाएंगे। क्या समाज में हम इतने बेकार हैं कि हमारा रहने का कोई ठिकाना ही नहीं, बस दर दर भटके जा रहे हैं। रामलाल जी तो सोच रहे थे कि चलो, अब हम अपना बुढ़ापा यहीं इसी आश्रम में गुजार देंगे, क्योंकि उनके बेटे ने धोखे से उनका सब कुछ हथिया लिया था और ना जाने कहाँ गायब हो गया। अब तो यहाँ से भी निकाला जा रहा है। अब और हम कहाँ जाएंगे? वृद्धा आश्रम के सभी बुजुर्गों को अलग अलग आश्रमों में भेजा जा रहा था, तो रामलाल जी और रानी जी को भी एक अलग किसी दूर के शहर में वृद्धा आश्रम में भेजा गया। जब उन बुजुर्गों को ले जाया जा रहा था तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे कोई अनचाहे गाय और भैंस हैं। जब उनकी उम्र हो गई और उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो उन्हें एक हाथ से दूसरे हाथ को दिया जा रहा है। रामलाल जी इस स्थिति में अपने आंसुओं पोंछते हुए कह रहे थे, रानी, क्या यही देखने के लिए मैंने अपना एक एक पैसा जोड़कर घर बनाया था? मैंने सोचा था कि एक छोटा सा घर बनाऊंगा जिसमें मेरे बच्चे और मैं चैन से रह पाएंगे। तब कहाँ पता था कि घर बनाने के बावजूद यूं दर दर भटकना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए जी, सब ठीक हो जाएगा। रानी जी भी अपनी आंसुओं को पोंछते हुए कहती है। फिर उन्हें किसी अलग शहर के वृद्धा आश्रम में भेज दिया जाता है। इतने दिनों तक उस वृद्धा आश्रम में रहते हुए वहाँ के लोगों से काफी लगाव हो गया था। फिर नई जगह, नए लोग, दोनों को काफी अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन उस आश्रम में जो नए आए थे, उन सबको बताया जा रहा था, यहाँ बीच बीच में सबको काम करने ले जाया जाता है। कुछ बड़े लोगों को घर में जब कोई बड़ा अनुष्ठान होता है, घर के कामों में मदद के लिए आप लोगों को ले जाया जाता है।
इसमें वह इस आश्रम के सभी खर्चों में हिस्सा लेते हैं, जिससे ये आश्रम अच्छा से चल पाए। रामलाल जी और रानी जी ये बात को सुनकर तो हैरान थे। क्या ऐसा भी होता है? हम बूढ़ों को काम में लगाया जा सकता है? और ये बड़े लोग हमें क्यों ले जाते हैं काम के लिए, जबकि वो चाहे वो अच्छे जवान और तंदुरुस्त इंसान को काम पर लगा सकते हैं। क्योंकि जब वो किसी को पैसे देंगे ही तो किसी अच्छे को देंगे ना। रामलाल जी ने कहा, पता नहीं जी, मुझे तो आपकी फिक्र हो रही है। मैं तो फिर भी कर ही लूंगी। रानी जी चिंता जताते हुए कहती है, चलो अब देखा ही जाए क्या काम देते हैं। रामलाल जी ने कहा। उसके बाद वो वहां के बुजुर्ग से पूछते हैं, क्यों भाई, देखकर तो तुम मेरे ही उम्र के लगती हो और तुम यहाँ पुराने भी हो। तुम तो बता ही सकते हो हमें कौन सा काम दिया जाता है। वो आदमी हल्की सी मुस्कान से कहता है, नए आए हैं, सब्र कीजिए, सब पता चल जाएगा। बस एक ही बात कहना चाहूँगा, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। जब हमारे बच्चों ने हमें नहीं बख्शा तो गैरों से क्या उम्मीद करना। कम से कम हमें रहने के लिए छत तो दे रहे हैं। यह कहकर वह बुजुर्ग चला गया। रामलाल जी उस आदमी के बातों से हैरान रह गए और उनके बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगे। उस दिन वहां के कुछ बुजुर्गों का चुनाव हुआ, एक बड़े घर के आदमी के यहाँ पार्टी में काम करने के लिए। बस क्या था, रामलाल जी और रानी जी का भी काम के लिए चुनाव हुआ। जिन बुजुर्गों का चुनाव हुआ उन सभी को शाम को ले जाया जा रहा था। सभी एक बड़े बंगले के अंदर गए। फिर आश्रम के लोगों ने सबको काम देना शुरू कर दिया। जहां रानी जी को रसोई में मदद के लिए कहा गया, वहीं रामलाल जी को घर के सभी बाथरूमों की सफाई करने को कहा गया। ये सारे काम सुनकर तो वह हैरान ही हो गई। फिर रामलाल जी ने कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगा। अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर आप लोग अपना ठिकाना कहीं और देख लीजिए, क्योंकि मुफ्त में कब तक कोई आपको रोटी देगा। आपके बच्चों ने जब आप लोगों को मुफ्त में रखने से मना कर दिया तो फिर हम तो गैर हैं। उस आश्रम के अध्यक्ष ने कहा, नहीं नहीं, वह दरअसल इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये काम को मना कर रहे हैं। आप इन्हें कोई आसान सा काम दे दीजिए। ममता जी ने कहा, ठीक है, फिर आप घर के लोगों को चाय पानी दे देना, उस अध्यक्ष ने कहा और वहां से चला गया। रानी, ये तुम क्या कह रही हो? हम यह सब करेंगे? रामलाल जी ने कहा, तो फिर क्या हम सड़क पर रहेंगे? हमारे पास और कोई रास्ता बचा है क्या? वह तो इनका भला हो जो कम से कम हमें रख तो रहे हैं। रानी जी ने कहा, रख क्या रहे हैं रानी? मुझे अभी अभी पता चला, इनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं हमें काम पर लगाने के लिए, और ये हमारे लिए तो कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करते नहीं हैं। बस सूखी दाल रोटी ही खिलानी होती है। वो बात अलग है, कम से कम ये हमें छत तो दे रहे हैं रहने के लिए। रामलाल जी ने कहा। फिर दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रामलाल जी जब सबको चाय दे रहे थे, एक आदमी को उन्होंने पीछे से कहा, साहब चाय। जब वो आदमी चाय लेने के लिए पीछे मुड़ा तो दोनों ही हैरान हो गए, क्योंकि वह आदमी रामलाल जी का बेटा प्रेम था, जिसकी वजह से आज उनकी ऐसी हालत थी। चाय देकर रामलाल जी जाने लगे तो प्रेम ने उसे बुलाकर कहा, जरा सुनो। रामलाल जी ने कहा, हाँ कहिए, क्या ये चाय तुमने बनाई है? छी, ये कोई चाय है क्या? इसे तुम ही पियो। यह कहकर प्रेम ने वह गरम चाय को रामलाल जी के मुंह में फेंक दिया। रामलाल जी गरम चाय होने की वजह से तिलमिला जाते हैं और रोते रोते कहते हैं, मैंने ये चाय नहीं बनाई, मैं तो बस दे रहा था। ठीक है, जाओ यहाँ से, प्रेम ने कहा। रामलाल जी एक कोने में बैठकर अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। तभी वहां रानी जी आ जाती है और वो रामलाल जी से उनकी परेशानी का कारण पूछती है। रामलाल जी उन्हें सब कुछ बता देते हैं।
इस पर ममता जी को काफी गुस्सा आ जाता है। वह वहां से तुरंत उठकर वहां से प्रेम के पास जाने लगती है। तो रामलाल जी ने उन्हें रोक कर पूछते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? उस नालायक को चाटा मारने। इतना सब कुछ करके भी उसे चैन नहीं मिला। अपने पिता पर चाय फेंकता है। रानी जी ने कहा, उसके आज के हरकत के बाद तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा कि वह कितने नीचे गिर चुका है। तुम्हें क्या लगता है, क्या उस पर तुम्हारे चाटा मारने पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उल्टा और वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। रामलाल जी ने कहा, तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? कब से उसे ढूंढ रहे थे ताकि उसने ऐसा क्यों किया, ये जान सके। अब वो हमारे सामने है, उसे ऐसे ही जाने दें। रानी जी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, इसे इसकी भाषा में ही जवाब देने की जरूरत है। रामलाल जी ने कहा, मतलब क्या करने वाले हैं आप? रानी जी ने पूछा। रानी, आजकल के बच्चों को लगता है वह कुछ भी करेंगे और माता पिता उसे सहते रहेंगे, पर वह गलत है। अगर वो पैसे के लिए इतना नीचे गिर सकता है तो मैं भी उसका बाप हूँ। प्रेम खड़ा था। ए बुढ़े, जरा इधर आना, सिर्फ चाय ही देगा, जा कुछ खाने को लेकर आ। प्रेम ने कहा। रामलाल जी जाते हैं और उसके लिए मिठाई लेकर आते हैं। मिठाई खाकर प्रेम अपना हाथ रामलाल जी के कमीज में पोंछ देता है और कहता है, जरा मेरा जूता तो साफ कर दो, बड़े गंदे हो गए हैं। रामलाल जी उसकी तरफ बड़ी आंखें करके घूमने लगते हैं। तो तभी प्रेम फुसफुसाकर उसे कहता है कि ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो पहले सिर्फ घर से बेघर किया था, अब इस काम से भी निकलवा कर भूखे मरने की नौबत में ला दूंगा। पता है, आज मेरी शादी है। ये जो आप तान झान देख रहे हो ना, वह मेरे लिए ही है। इस घर की बेटी से शादी करने के लिए जा रहा हूँ। जैसा कहता हूँ वैसा करो। जो तू पैदा हो गया, आखिर हमारी कौन सी गलती की सजा है तुमने? रामलाल जी ने कहा, याद ही याद है गलती। जब मैं जुए में पैसे हार गया था, गुंडे मेरे पीछे पड़े थे, तब आपसे मैंने पैसे मांगे थे। आपने क्या कहा था? उल्टा पुलिस से पकड़वाने की मुझे धमकी देने लगे, इसलिए उसका बदला लिया मैंने। प्रेम ने कहा, बेटा, अपने माता पिता को सड़क में मरता छोड़ अपनी नई जिंदगी बसाने चला है। अरे तू तो किसी का पति बनने का लायक ही नहीं है। तू पहले भी जुआरी था, तू आज भी जुआरी है। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, तू यह शादी भी पैसों के लिए ही कर रहा है, क्योंकि जितना मैं तुझे जानता हूँ, जिम्मेदारी तो तुझ में है ही नहीं। रामलाल जी ने कहा, तो मेरे लिए पैसा ही मेरी जिम्मेदारी है। अब मेरी सारी जहां हो रही है ना, उसके बारे में जानकर तो होश ही उड़ जाएंगे आपके। उस घर को बेचने के बाद सारा पैसा फिर जुए में हार गया। फिर मेरी लॉटरी सोनिया के रूप में लगी। पता है, इसे भी आप लोगों की वजह से मैंने पाया है। एक बार जान बचाई थी इसकी, फिर अपने अनाथ और अकेले होने का दुखड़ा सुनाया। फिर क्या था, आज की दिन की खुशी आप देख ही सकते हो। प्रेम ने कहा, तुझे क्या लगता है दुनिया में एक तू ही चालाक है? हमें तो इस बार बेवकूफ बनाकर अपने सुधारने का वादा करके धोखे से घर के कागजात पर साइन करवाया था, और आज भी तू धोखे से एक लड़की को अपने जाल में फंसाना सोच रहा है। और तू बच जाएगा इससे पहले रामलाल बाबू अपनी बातें खत्म कर पाते। तो प्रेम बोल पड़ता है, तो क्या आप सबको जाकर बताएंगे? पागल बुढ़े, हम दोनों का फासला देख। अभी कहाँ आप एक नौकर और कहाँ मैं इस घर का होने वाला दामाद। कौन विश्वास करेगा आप पर? मैं तो कहता हूँ, अपनी भलाई चाहते हैं तो चले जाइए यहाँ से, वरना पहले से भी बदतर हाल कर दूंगा। बेटा, तुम्हें हर बात की जल्दी बहुत रहती है। मेरी बात तो पहले सुन लिया कर। मैं कह रहा था
तू जो बड़ा सीना चौड़ा कर अपनी तारीफ कर रहा था मेरे सामने, यह किसी ने सुन लिया। जरा पीछे मुड़कर देख ले। प्रेम जब पीछे मुड़ता है तो उसकी दुल्हन सोनिया को वहां खड़ा देखकर उसकी सीटी पीटी ही गुम हो जाती है। बेटा, पहले मैं बहुत रोता था क्योंकि तुझे मिलने की उम्मीद नहीं थी, और जब तुमसे मिलकर वह गरम चाय का स्वाद चखा तो कसम खा लिया कि तुझे भी एक स्वाद चखाऊंगा, सबक का, जिसे तू जिंदगी भर याद रखेगा। फिर मुझे पता चला कि आज तेरी ही सगाई है और मैं इस लड़की को तेरी सच्चाई बताने चला गया, पर बात वहीं आकर अटक गई। शक पकाते हुए कहा, नहीं सोनिया, यह सब इस बुढ़े की चाल है, तुम इसकी बातों में मत आओ। कि तभी प्रेम के गाल पर एक जोरों शोरों का चाटा पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की? शादी में आए सभी लोग दूल्हे को हैरानी के नजरों से देख रहे थे। प्रेम कुछ कहता कि एक और तमाचा उसके गाल पर पड़ा। खबरदार, अगर अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी लिया तो। अरे, जो अपने माता पिता को धोखा दे सकता है, उसका क्या भरोसा कि कल को मुझे धोखा नहीं देगा? दुल्हन का ऐसा रुद्र रूप देखकर सभी लोग हैरानी से सोनिया को देख रहे थे। ममता जी उसके सामने गुस्से से खड़ी होती है और कहती है, अपने माता पिता के बुढ़ापे के साथ खेलकर चैन नहीं मिला तुझे, अब इसको अपना शिकार बनाने चला है। देख, दुनिया कितनी छोटी है, तेरा किया आज तुझी पर आकर पड़ा। तूने हमें बेघर किया, हम एक आश्रम पहुंचे, वहां से दूसरे आश्रम, और वहां के काम से यहाँ। शायद तुझे सजा दिलाने हमारे ही हाथों में लिखी थी। सोनिया बोली, आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, अब इस अनाथ को इसके असली घर वाले मिलेंगे जेल में। प्रेम गिड़गिड़ाता हुआ अपने माता पिता से माफी मांगने लगता है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे आज माफ नहीं करते हैं। फिर पुलिस आकर फ्रॉड के इल्जाम में प्रेम को पकड़कर ले जाती है। मंडप में मौजूद सारे लोग राखी के लिए ताली बजाने पर मजबूर हो जाते हैं और कहती हैं कि ऐसे ही अगर लड़कियां अपने लिए आगे बढ़कर कदम उठाने लगी तो ऐसे लोगों की कभी हिम्मत नहीं होगी कि वह लड़की के साथ कुछ भी गलत करे। उस लड़की को खुश रहने का आशीर्वाद देकर सभी लोग मंडप से लौट जाते हैं। उसके बाद रामलाल जी और उसके पत्नी भी वहां से जाने लगते हैं कि तभी वो उसे रोककर कहती है, आज आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, इसलिए आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ है। आपका वह घर जिसके आपसे धोखे से ले लिया गया था। आज के जमाने में जहां लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, वहां आप लोग असहाय होकर भी मेरे बारे में सोचा, ये जानते हुए भी कि अगर आप सच साबित ना कर पाए तो सड़क पर आ सकते थे। आपने यह जोखम उठाया, इसलिए इतना तो इनाम बनता है। अपने घर को फिर से वापस पाकर रामलाल जी और उसके पत्नी के खुशी के आंसू बह रहे थे, जो शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल था। फिर भी अपने कपकपाते होठों से रामलाल जी कहते हैं, बेटा, सदा खुश रहो और आगे से किसी पर भी विश्वास करने से पहले हमारा हाल याद कर लेना, जो इन लूटे हुए बुजुर्गों को वापस से उनका ठिकाना दिलाया। आज रामलाल जी और अपने पत्नी दोनों मिलकर अपने घर में बड़ी खुशी खुशी रहते हैं और अपने गुजारा करने के लिए घर के ऊपरी हिस्से को किराए पर रख दिया। उन्हें हर हफ्ते एक आखिर में किसी का बेसब्री से इंतजार होता है, और वो है उनकी बेटी राखी। राखी हमेशा ही वहां आती, पूरा दिन वहीं बिताकर फिर शाम को लौट जाती।
आज रामलाल जी और उसकी पत्नी अपनी बेटे को बिल्कुल ही भूल चुके थे, क्योंकि उन्हें एक बेटी जो मिल गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक अच्छी और इमोशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।